बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवान शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। गैस की शदीद किल्लत ने घरेलू सार्फिन को परेशान कर दिया और वहीं लोग अपने घरों से जब निकलते हैं तो उनके गैस नहीं होती और फिर भूखे प्यासे अपने कारोबार पर चले जाते हैं और जब वापसी आते हैं तो उस वक्त भी गैस की लोड शेडिंग होती है। और ये सूरत हाल के साथ साथ अगर बात की जाए आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने गुज़िश्ता 3 रोज़ पहले एक धरना दिया और वो धरना जो था वो गैस की जो मरकजी दफ्तर है वहाँ पर धरना दिया और ये धरना 3 रोज़ तक जारी रहा। मगर जारी रहने के बाद वहाँ गवर्नर इमरान इस्माइल से भी गुफ्तगू हुई और इम्तियाज़ शेख साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ हैं और सूबाई वज़ीर हैं, उनसे भी जब इनकी आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के अहदेदारान की गुफ्तगू हुई तो उन्होंने एक दिलासा दे दिया और दिलासा देने के बाद इन्हें कहा गया कि आपके मसले को हम देखेंगे। जबकि गवर्नर इमरान इस्माइल साहब उनका ये कहना था कि मैं वज़ीर आज़म से मुलाकात करूंगा, मुलाकात के बाद आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखूंगा। ये बात तो होती रही और तहफ़्फ़ुज़ात की भी बात होती रही, मगर जब आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के अहदेदारान ने सुई-सुदन की इंतज़ामिया से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उनसे जब अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मामलात मुज़ाकरात किए तो कहा गया कि आपको तकरीबन 2 से 2.5-3 माह जो है वो गैस फराहम नहीं की जाएगी। और जब ये बात सुनी गई तो अहदेदारान जो कि आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के अहदेदारान ने फौरी फैसला किया और कहा कि हम अपना धरना जारी रखेंगे। मगर एक वक्त ऐसा आया कि आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन को दोबारा मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया और उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात यकीन तौर पर दूर करेंगे और आप अपना धरना ख़त्म कर दें। जब उन्होंने अपना धरना ख़त्म किया तो उनको कहा कि 28 दिसंबर से हम एक बार फिर आपसे मुज़ाकरात करेंगे और जो भी आपके मसाइल होंगे उनको हल कर दिया जाएगा। मगर कहा जाता है कि वफाकी वज़ीर जो है हम्माद अज़हर, जिनके पास ये पूरी जिम्मेदारी है, वो भी आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन को बार बार यकीन दहानी कराते रहे कि आपका मसला हल करा दिया जाएगा। मगर ये मसला कब हल होगा, क्योंकि घरेलू सार्फिन तो बड़ी शदीद मुश्किलात में और साथ साथ अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टरों की तो उनको भी शदीद मुश्किलात है, क्योंकि CNG के बगैर उनकी गाड़ी नहीं चल रही और जब गाड़ी नहीं चलेगी तो यकीन तौर पर बेरोज़गारी में इजाफा होगा। और अगर आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का मुतालबा है कि हमारे 9 घंटे जो है फौरी तौर पर CNG फराहम की जाए ताकि हम अपने स्टेशन को खोलें और वहाँ से जो कि गाड़ियों पे जो सार्फिन तक की ये गैस पहुँचे, मगर ऐसा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि सुई-सुदन गैस की इंतज़ामिया जो है वो गैस फराहम करने के लिए तैयार नहीं हो, जिससे लाखों अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर जोन 3 के समीर नजमुल हसन साहब मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर साहब, ये बताइएगा कि आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने सुई-सुदन गैस के मरकजी दफ्तर पे 3 रोज़ तक धरना जारी रखा और धरना जारी रखने के बाद आपको पहली मुज़ाकरात हुई, CNG जो है सुई-सुदन गैस की इंतज़ामिया ने आपको इनकार कर दिया। उसके बाद मज़ीद आपने 2 दिन धरना जारी रखा, गवर्नर सिंह से भी आपके मुज़ाकरात हुए और इम्तियाज़ शेख जो कि सूबाई वज़ीर हैं तवानाई है उनसे भी आपके मुज़ाकरात हुए और इन सब ने आपको यकीन दहानी कराई। और फिर एक दूसरे मुज़ाकरात होते हैं और दूसरे मुज़ाकरात में सुई-सुदन की जो इंतज़ामिया है उन्होंने आपको यकीन दिलाया कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म से आपके लिए बातचीत करूँगा। ये तमाम बातें चल रही हैं और जो CNG जो जितने भी स्टेशन हैं उनके लाखों मुलाजमीन फारिग हो जाएंगे अगर ये मुतालबात आपके तस्लीम नहीं हुए तो फिर क्या करोगे? सर खुल के हो जाए आज। देखिए, सबसे पहले तो एक पहली बात मैं जो आपके चैनल के थ्रू पेट्रोलियम मिनिस्ट्री तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो एक डर्टी गेम खेल रहे हैं। इस वक्त एक डर्टी गेम जारी है जो सिर्फ आपके चैनल पर खबर चलेगी। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज कि वो उन्होंने KPK के CNG स्टेशन को बंद किया है और उसके अंदर वो हमारी एसोसिएशन, हमारे मालिकान के दरमियान इंतशार फैलाने के लिए ये बातें कर रहे हैं KPK के लोगों से कि जी वो सिंध के लोगों ने मुतालबा किया कि जी KPK के चूंकि स्टेशन चल रहे हैं इसलिए हमारा मुतालबा ये कि उनको भी बंद किया जाए। हमारा कतन ये मुतालबा कभी नहीं था और ना है ना हो सकता है। हमारा मुतालबा ये था कि जी KPK के अंदर भी गैस निकलती है, वो गैस की पैदावारों में खुद कफील है, तो जब वहां के स्टेशन चल सकते हैं तो चूंकि सिंध खुद कफील है और हमारी भी गैस और हम तो 64% गैस प्रोड्यूस करने वाले सूबा है, तो वाई नॉट अस, हमारे स्टेशन क्यों बंद है? हमारा मुतालबा यह था कि भाई हम भी चलें और वो भी चलें। इन्होंने वहां पे हमारे जो अहदेदारान हैं
और जो दूसरे स्टेशन मालकान है वहां पे ये चीज फैला दी कि जी सिंध के जो सीएनजी स्टेशन मालकान है वो ये डिमांड करें कि जी केपीके के स्टेशन बंद किए जाएं। अच्छा, फिर आपके सवाल की तरफ आते हैं। देखिए 3 दिन तवील हमने अपना धरना जारी रखा और भरपूर तरीके से जारी रखा। कल हमारे फाइनल जो मुज़ाकरात हुए सुसदन गैस कंपनी के साथ, उन्होंने ये कहा कि जी फिल फॉर, तो मतलब हम भी रियलाइज करते हैं जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको हम भी देख रहे थे कि फिल फॉर तो फौरी तौर पे हम चाहें कि जी है ना हमारा मुतालबा फौरी तौर पर तस्लीम हो जाए, ये हो नहीं सकता। उन्होंने हमारी एक बात तस्लीम की कि जी हम एक आला तरीन क़यादत की सुसदन गैस कंपनी की और 5 अपनी सीएनजी स्टेशन मालकान एसोसिएशन की तरफ से दिए गए नामों की एक फौरी तौर पर कमेटी बना देते हैं और जिसकी 28 दिसंबर से रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग होगी और जितने भी मसाइल जो इसके अलावा भी खड़े हुए हैं, ये 28 तारीख को आपने कहा कि मीटिंग का सिलसिला जारी होगा, तो ये सुई गैस जो सुदर्शन कंपनी है उनके अहदेदारान या इंतजामिया से होगा या आपकी वफाकी हुकूमत के किसी जो मेंबर से होगा? देखिए इसके अंदर एसएसजीसी के आला हुक्काम भी शामिल होंगे और कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी शामिल होंगे इंशाल्लाह। इसके जरिए हम इस तरह का हल निकालना चाहते हैं कि जिसके लिए हमें दोबारा वापस आके यहाँ बैठना ना पड़े सुदर्शन गैस कंपनी के साथ और एक ही दफा ये मसला जो फिलफौर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अच्छा समीर, ये बताओ कि जैसे आपने गवर्नर से मुलाकात की, फिर तो इम्तियाज शेख साहब से मुलाकात की, तो गवर्नर साहब ने कहा था कि मैं जो है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से जाके मुलाकात करके आपके तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखूंगा, मगर वो तो इस वक्त कराची में है, तो उन्होंने कहा था मैं दूसरे दिन जा रहा हूँ। तो फिर ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ एक दिलासा दिया जा रहा था? तो कुछ देखें खुल के अगर बात करने का बिल्कुल खुल के बात करें आज, मैं खुल के बोलूंगा कि आपका मसला है, वो सिर्फ हमें दिलासा दिया गया। उसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि आप मीडिया के थ्रू हमें तो पता लगा था कि जी गवर्नर साहब और हमाद अजहर साहब का कुछ आपस में गैस के इश्यूज के ऊपर इख्तलाफात थे। तो गवर्नर साहब ने उस वक्त हमारी बात को सुना और कहा कि हमें यकीन नहीं कराएगी जी होगा, लेकिन अगले दिन हमें पता लगा कि जी फवाद चौधरी साहब ने जो है वो गवर्नर की और ना हमाद अजहर साहब की दोस्ती करा दी है। दोस्ती हो गई तो मतलब वो मेरे ख्याल से फिर हमारा जो मसला था वो कहीं पसे पुष्ट में डाल दिया गया। हमें तो अभी तक पता नहीं चला कि गवर्नर साहब ने कोई बातचीत करके और हमें कोई फीडबैक दिया। यही वजह बनी रफीक साहब के कल हमारे लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। जाहिर सी बात है 3 दिन से कश्मीर से लेके और कराची तक के लोग जब यहाँ बैठे हुए थे 3 दिन से, आपको पता है वैसे ही सर्दी की रातें हैं, 3 दिन से मुस्तकिल बैठे हुए थे वहां पे, एक उकताहट का शिकार हो चुके थे, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे लोग। इसी वजह से उन्होंने फिर थोड़ा सा एहतजाज का तरीक़ाकार बदला, थोड़ा सा वो इंतशार की तरफ जाने लगा था कि जो तमाम जो दरवाजे थे सुदर्शन गैस कंपनी के वो बंद कर दिए गए, लोगों को महसूस किया गया वहां पे। लेकिन उसको भी हमने जो एसोसिएशन की क़यादत थी हमने ये समझाया सुदर्शन को कि भाई चूंकि 3-4 दिन से लोग यहीं बैठे हुए हैं, बल्कि 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और 4 दिन इनको अपने घरों से निकले हुए हो चुके हैं, आप इनको किसी किस्म की रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे, हमारी कोई छोटी मोटी बात भी नहीं कर रहे। शुरू में तो वो हमें बुलाने के लिए भी तैयार नहीं थे। पहला दिन तो हमारा ऐसे गुजरा कि उन्होंने हमसे बातचीत ही नहीं की किसी किस्म की भी। सेकंड डे जाके उन्होंने हमें बुला के बातचीत किया, वो भी सिर्फ टका सा जवाब दे दिया कि जी हमारे पास गैस क्या, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी इम्तियाज शेख साहब से बात हुई, हमने ये देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी इस मामले के अंदर आई वो अपने तौर पर जो ना लाइक एक तरह का स्कोर सेटल करना होता है एक दूसरे से, उस मामले को लेकर ज्यादा चल रहे थे। मगर सुबह एक बात की जाए कि अगर सिंध में सबसे ज्यादा गैस निकलती है और फिर मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं वो आपको दिलासा दे दी रही हैं और ये कहती हैं कि सिंध में गैस घरेलू, देखिए घरेलू सर्फिन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है, तो आप लोगों की आवाज़ पे ये सुनने में आया है कि जो घरेलू जो सार्फिन है उनकी गैस से और आपकी गैस में कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल 100% हमारा और घरेलू सार्फिन की गैस का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। 1.5 साल पहले हमें इन्होंने RLNG के ऊपर शिफ्ट किया, ये कह के कि जी RLNG इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, बाहर से आता है और हम अपने लाइनमैन चेक करके अपने सार्फिन को देते हैं। आप अगर इस गैस के ऊपर चल जाएंगे तो आपका जो लोकल गैस है इंडिजिनियस, इससे मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लोकल जो डोमेस्टिक यूजर है उसको इंडिजिनियस गैस सप्लाई की जाती है जो हमारे अपनी पैदावार है। RLNG बाहर से इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की इन्होंने हमसे कहा कि भाई हमारे पास अभी अपनी एलोकेशन नहीं है, लेकिन हम अपना कोटा फेडरल गवर्नमेंट से असाइन करा रहे हैं। कोटा तो इस वक्त तक जो मालूमात मेरी हैं सुदर्शन गैस कंपनी के पास अपना कोई कोटा RLNG का नहीं है। ये जो SNGPL की गैस आती है उसमें से कोई 120 के करीब 125 के करीब पहले और इस वक्त 70 MMCFD के करीब रोक रहे हैं जो कि इंडस्ट्री को CNG स्टेशन को दे रहे थे। लेकिन इस वक्त इनके लाइन पैक्स इतने नीचे आ गए कि जिसकी इंतहा नहीं, और वो सर कोई 930 के करीब आ चुके हैं। 850 के ऊपर ये बकौल
सुइसरदैन गैस कंपनी का आला काम किया कि 850 पे अगर ये प्रेशर आ जाएगा तो ये इनका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हमें असल में सबसे बुनियादी जड़ को हम सिंध के अंदर जो मसले की है वो पकड़ ही नहीं रहा कोई भी, वो है कैप्टिव पावर। कैप्टिव पावर को 2008 के अंदर जब गैस सप्लाई के जरिए पावर जनरेशन का इख्तियार दिया गया था, तो वो उस वक्त हमारे यहाँ पावर जनरेशन 9000 साढ़े 9000 मेगावाट के करीब थी। उस वक्त हमें जरूरत थी बिजली की कि जी बाहर से लोग आए, इसके अंदर इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके दोबारा नेशनल ग्रिड को बिजली बेचें, अपनी भी इस्तेमाल करें, नेशनल ग्रिड को भी बेचें, उससे हमारा ताकि जो ना बिजली की प्रोडक्शन का जो मामला है वो नीचे आ सके। इस वक्त जो मेरी मालूमात के मुताबिक है, नेपरा के उसके मुताबिक तकरीबन हम 32,000 मेगावाट के करीब जनरेट कर रहे हैं और 26,000 मेगावाट हमारी टोटल खपत हो रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ समर्स की बात, जो गर्मियों का था मामला। अब तो खैर मेरे ख्याल से कोई 21-22 हजार के करीब आ गई है, जिसकी वजह से हर माह जो आप सुनते हैं कि जी फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज की मद के अंदर के इलेक्ट्रिक ने इतना बढ़ा दिया, वापडा ने इतना बढ़ा दिया। अब जैसे कल ही नया ट्वीट आया है कि 5.5 रुपए अगले माह यानी कि जो जनवरी का महीना आएगा उसके अंदर इन्होंने मजीद बढ़ा दिए। मैं अपने घर का बिल देख रहा था, पिछले साल के मुकाबले में इस साल मैंने इसी टाइम पीरियड के दरमियान में तकरीबन 100 यूनिट एक मीटर को मेरे कम खर्च हुए हैं, लेकिन बिल जो है मेरा इन टर्म्स ऑफ रुपीस वो पिछले साल के मुकाबले में 3 से 4 हजार रुपए ज्यादा का है। तो ये जब तक के 32,000 मेगावाट पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होगा तब तक हमारा ये सर्कुलर डेप्थ खत्म नहीं होगा। और ये बेसिकली एक लफ्ज सर्कुलर डेप्थ जो बार बार यूज किया जा रहा है ये भी बड़ा गलत है। अच्छा समीर, ये चलिए ये तो एक आपने बताया कि अब ये बताएं कि अगर 28 तारीख से आपके मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने जा रहे हैं और अगर ये मुज़ाकरात अगर आप पे कामयाब नहीं होते तो फिर आप लोग के जो मुलाजमीन है तकरीबन लाखों के अफराद, लाखों की तादाद, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो फिर आपका लाएमल क्या होगा? देखिए हमारा ये जो कल जो धरना खत्म हुआ है ना, कोई भी इस बिल्कुल भी उसमें ना रहे कि जी ये धरना खत्म करके शायद चले गए हैं। ये धरना सिर्फ मौखर हुआ है। मौखर का मतलब है कि सिर्फ सस्पेंड हुआ है फॉर अ टाइम बिंग। एक वजह ये भी थी कि आपको पता है क्या ना, बीबी की बरसी है पीर वाले दिन, तो ये हमारे ज़्यादातर जो जितने भी मुलाजमीन वगैरह थे सब इंटीरियर सिंध से आए हुए थे और जाहिर सी बात है इंटीरियर सिंध वालों का आपको पता है कि एक खास लगाव है बीबी की उससे। तो एक वजह ये भी थी और दूसरी वजह ये बनी कि जी सुइसरदैन गैस कंपनी की तरफ से हमें एक तरह की यकीन दहानी भरपूर तरीके से और आला तरीन क़यादत ने कराई। और फिर कुछ है ना मतलब मिनिस्टर्स वगैरह भी इन्वॉल्व हुए इस मामले के अंदर, उन्होंने भी कहा कि जी हम आपका मसला रिजॉल्व करते हैं, फिलहाल आप इसको ख़त्म करें मामले को। लेकिन सिर्फ ये मौखर हुआ है, सस्पेंड हुआ है। अगली दफा 10 जनवरी तक अगर हमारे मामला तय नहीं होते हैं सुइसरदैन गैस कंपनी के साथ, तो इससे बड़ा और इससे ज्यादा मुनज़्ज़म और इससे भरपूर और हो सकता है कि वो मामला उस वक्त हमारे हाथ हम कल भी हमारे हाथ से निकल गया था। जो सीएनजी एसोसिएशन के रहनुमा है, हम सबके हाथों से मामला निकल गया था कि जाहिर सी बात तो लेबर थी, लेबर हमारे भी कंट्रोल से बाहर हो गई थी। बड़ी मुश्किल से हमने उनको कंट्रोल करके और बिठाया, लेकिन ये हर बार नहीं होगा। हो सकता है 10 तारीख को जब दोबारा से धरना हो तो ये लोग हमारी बात ही ना सुने, क्योंकि उनके घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। और चूल्हे बुझने की वजह यह है कि जब सीएनजी, वो ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से सीएनजी स्टेशन पे काम कर रहे थे, उनकी जवानियों से वो बुढ़ापे में उधड़ उम्र से बुढ़ापों के अंदर उन्हीं सीएनजी स्टेशन पे आ गए। आज आप उनको बोल रहे हैं कि जी आप चले जाओ और जाके अगर सभी आपने कहा थे अगर उनके चूल्हे बंद हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, तो चूल्हे तो वैसे ही बंद हो चुके हैं, क्योंकि आम जो घरेलू सार्फिन है उनके वहां तो गैस आ ही नहीं रही, तो चूल्हे तो वैसे ही बंद हो चुके हैं। तो अब जो हुकूमत क्या चाह रही है? देखिए मेरे जो चूल्हे बंद होने से मुतालिक बात है वो है कि उनके मुलाजमीन रिज़्क़ का जरिया जो है वो खत्म हो चुका है। अब जब रोजी रिज़्क़ का जरिया उनका बंद हो चुका है तो उनके पास तो फिर है ना मारने के अलावा कोई वो बचता ही नहीं है। गैस पे मुझे एक बात ये समझ में अभी तक नहीं आ रही है कि इस वक्त 2200 MMCFD के करीब SSGC की पैदावार है पूरे सिंध और बलूचिस्तान की मिला। सिंध की में सिर्फ सिंध की 2200 है और बलूचिस्तान की तकरीबन कोई 200-300 MMCFD वहां की भी है। जो रिक्वायर्ड लाइन पैक है सुइसरदैन गैस कंपनी को 1250 है, यानी 1250 MMCFD अगर आप सुइसरदैन को दे दें तो वो हमें वक्त जो है ना सिंध और बलूचिस्तान को आराम से सुकून के साथ ऑपरेट कर सकती है। और इसके अलावा कुछ गैस इन्होंने डायरेक्ट एलोकेट की हुई है। मुझे समझ में नहीं आता कि जैसे 2 बाल्टियां हैं, एक बाल्टी 1250 MMCFD से फुल हो जाएगी और वो जरूरत है उस सूबे की जिस सूबे से गैस निकल रही है, उसमें से पानी को कम किया जा रहा है और जिसको अलग से गैस दी गई है
सिर्फ कुछ आईपीपीस को और कुछ फर्टिलाइजर सेक्टर को उनकी गैस कर्टेल नहीं की जा रही। कर्टेल किसकी की जा रही है? जो कि आम आवाम है। आम आवाम की करते 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 1250 से अब 930 पे ले आए, और अगर ये 850 पे चला जाता तो जैसे मैंने पहले भी कहा, तो फिर तो कहानी खत्म है, मतलब फिर तो सब कुछ बंद हो जाएगा टोटली। अच्छा समीर, ये भी तो सुनने में आया कि आप लोग के मुज़ाकरात के दौरान जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लोगों की भी सुई सुधरन की जो इंतजामिया ने मुलाकात की, और उसके बाद उन्हें तो इजाज़त दे दी गई कि आपको गैस जो है फराहम कर दी जाएगी, और उन लोगों ने खुशी में मिठाइयाँ भी तकसीम की। तो क्या वजह है कि आप लोग भी तो अरबों रुपए का टैक्स जो है वफाकी और सिंध हुकूमत को अदा करते हो, तो क्यों आपके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया? आपके लफ्ज ये सौतेली माँ वाला सलूक की बात है कि लाडले और सौतेले में फर्क होता है। हम तो ये कबूल करके बैठे हैं कि शायद हम जो है वो सौतेले, मुकम्मल सौतेले, चाहे सदर्न गैस कंपनी हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हो, चाहे इस मुल्क की हुकूमत हो, चाहे सिंध हुकूमत हो, ये तो हम तो शायद इनके बिल्कुल सौतेले हैं। और असल सगे जो हैं वो इंडस्ट्री वाले हैं, इसीलिए वो जब चाहते हैं जाते हैं, अपनी इंडस्ट्री खुलवाई, खुशी खुशी वापस आ गए। इस हद तक एहतजाज मैं नहीं समझता कि आज तक किसी को करना पड़ा हो जिस हद तक हमें जाना पड़ा, और ये हद हमारी हद नहीं थी, ये हद और आगे बढ़ जाएगी अगर हमारे मामला तय नहीं पाते हैं। मेरी बराए मेहरबानी हुकूमत पाकिस्तान से भी, हुकूमत प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट है कि वो इंटरवीन करके हमारे मामला को रिजॉल्व करवाएं। देखिए समीर, आपने बात की कि टेक्सटाइल की, तो आपका ताल्लुक कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कमेटी से भी है, और यकीन तो जो आपके चेयरमैन साहब हैं समीर गुलजार साहब, उन्होंने भी बड़े मतलब एहतजाज किया, बड़ी कंपेन चलाई, उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपका ताल्लुक है, जुबैर मोतीवाला साहब जो है वो बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह हैं, और उनका भी ताल्लुक टेक्सटाइल से है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी अपनी देख रहे हो और आप लोग को नज़रअंदाज कर रहे हो, क्योंकि टेक्सटाइल पर जब नज़रसानी की गई है गैस की, तो फिर आप लोग भी तो एक मेंबर, तो उस पर क्यों नहीं तवज्जो दी गई? ये आज ही मुझे सुबह जना इंडस्ट्री की तरफ से फोन आया है, और अब कुछ हद तक इंडस्ट्री वाले भी हमारी तरह फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना शुरू हो गए, और उनको जो बात हम आज से 5 साल पहले से कह रहे थे कि देखें ये जो कैप्टिव पावर को जो गैस जा रही है ना, ये एक दिन हमारे लिए सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। आज ही सुबह, मुझे नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन मेरी बात हुई तफसीली, एक इंडस्ट्री की तरफ से एक हजरत है, उनका फोन आया मेरे पास। उनका यही कहना था कि यार अब हमें मिल के कैप्टिव के खिलाफ जद्दोजहद करनी चाहिए, और फिल फॉर कैप्टिव पावर को जो है वो गैस की सप्लाई बंद करानी चाहिए। आज जाके इंडस्ट्री को एहसास हो रहा है हमारी तकलीफ का। आज वो उसी जगह आके खड़े हो गए जहां हम पिछले 5 साल पहले थे, और हम इनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई आप हमारे बड़े भाई हो, हम आपके छोटे भाई हैं, हम आपके छोटे भाइयों की तरह आपके साथ चलेंगे, आप हमारा मसला हल कराओ। हमने उस वक्त भी इनसे कहा था कि आज हम इसका शिकार हो रहे हैं, आप ये मत समझिए कि सिर्फ सीएनजी सेक्टर इसका शिकार रहेगा, एक दिन आपने भी उसी जगह के खड़ा होना जहां हम हैं। हमारा इस वक्त, मैं खुद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर सीएनजी की स्टैंडिंग कमेटी उसका कन्वीनर हूँ। बात मग्गू साहब उसके प्रेसिडेंट है, मग्गू साहब का बड़ा एक तरह से हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बड़ी मेहरबानी रही इस साल कि उन्होंने हमारे साथ हर एहतजाज में, हर तरह के मामला के अंदर कॉपरेट किया, हमारी बात को आला से आला सतह तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हल कहीं से किसी किस्म तो सुमेर जी, तो हर कोई बड़ा आदमी कह रहा है कि हम फला बात करेंगे, फला बात करेंगे, मुश्किलात का शिकार तो आप लोग हैं, तो फिर आप इन बड़े लोगों की तरफ नजरें क्यों रखते हो? तो जब आप अपना टैक्स दे रहे हो अपने मुलाजिम के साथ, तो खुद अपनी आवाज़ को बुलंद करो, जैसे अभी आपने धंधे के साथ किया था। तो आप इन बड़े लोगों पर नजरें क्यों रख रहे हो? क्या वजह है? कोई आप लोगों की कोई उनसे घोट फंसी हुई है, तो क्या मसला क्या है? देखें, सबसे बड़ी बात मैं आपको आज एक और बात बता दूं जो कि हमने शायद मीडिया से इससे पहले डिस्क्लोज नहीं की थी। गवर्नर साहब ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, गवर्नर हाउस के अंदर, मैं खुद उस मीटिंग का हिस्सा था। गवर्नर साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि जी मैं अपने एमएनएस को आपके साथ रवाना करता हूँ यहाँ से, आप जाएं, जाके वहाँ पे हमारे एमएनएस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपना धरना कॉल ऑफ कर लीजिएगा। हमने उनको स्ट्रेटली रिफ्यूज कर दिया कि सर जब तक कि कोई किसी किस्म का मामला पॉजिटिवली सामने नहीं आता, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सामने नहीं आता, तब तक हम नहीं जाएंगे। हमने तो सबको, इम्तियाज शेख साहब ने हमसे रिक्वेस्ट की कि जी आप अपना धरना खत्म कर लें, हमने उनको भी रिफ्यूज कर दिया। लेकिन बात यह है कि 3 दिन के बाद जब वहां पे हालात थोड़े से बदले, तो जाहिर सी बात है कि हमने उसमें कि जी हो अल्लाह ना करे कि ये मामला किसी हादसे की तरफ या कोई किसी की जान भी जा सकती थी, किसी के साथ कोई हादसा भी हो सकता था, इस तरफ ना जाए, इसलिए हमने खुद अपने तौर पे इसको फिलहाल मौखर किया। लेकिन अगली दफा अगर आएंगे
तो फिर तो सर पे कफन बांध के आएंगे, ठीक है भाई मरना है तो मरना है, ठीक है बाहर बैठे हैं, या तो हमारा कारोबार। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि किसी कारोबार को आप 2.5 माह के लिए बंद कर दो, उसका रॉ मटेरियल उससे छीन लो? ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सीएनजी सेक्टर के साथ हो रहा है। हमारे साथ समीर नजमुल हसन साहब मौजूद हैं और इनका ताल्लुक आल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के ये कोऑर्डिनेटर जोन सिंध के हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी सुमैर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और यकीनी तौर पर अहवाल शहर के अंदर बड़े मुश्किलात हैं, कई मुश्किलात हैं। जहाँ सड़कों की टूट फूट है, कहीं कुछ कुंडी बनी हुई है, कहीं पर जो घरेलू सार्फिन है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, कहीं बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। तमाम मुश्किलात जो है आज इस शहर पर आई हुई है और यकीन तौर पर हमारे प्रोग्राम का नाम भी अहवाल शहर है और अहवाल शहर के एक मुद्दित शख्सियत भी हमारे साथ बैठी हुई है जिनका ताल्लुक आल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन से और तकरीबन लाखों अफराद के घर इनकी एसोसिएशन के से चलते हैं। अगर ये अपना कारोबार बंद कर दें तो यकीनी तौर पे इनके घर के भी चूल्हे बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब हुकूमत की तरफ से तो घरेलू जो सार्फिन हैं उनके लिए तो गैस बंद हो चुकी है। अब ये देखना है कि मज़ीद क्या क्या चीज़ें बंद होने जा रही हैं। इसी हवाले से हम तुम्हें से कुछ गुफ्तगू करते हैं। तुम्हें ये बताइए कि आपकी जो सीएनजी एसोसिएशन का ताल्लुक है और आपकी जब सीएनजी से मुतालिक ट्रांसपोर्ट का भी ताल्लुक है, बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी वैनों में भी सीएनजी की मतलब लगी हुई है, इसी तरह तमाम गाड़ियों में, तो ऐसा नहीं है कि जो तमाम अगर आपके मुलाजिम के साथ साथ इन पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा ट्रांसपोर्टर पे? देखें रफीक साहब, मामला ये है कि जब हम ये बात कहते हैं ना कि इस सेक्टर से मुंसलिक लाखों लोगों की जिंदगियों पर फर्क पड़ेगा, तो उससे लाखों से मुराद यही होती है हमारे मुलाजमीन की तादाद तो समझ लें कि पूरे सिंध के अंदर जो डायरेक्टली हैं वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार लोग हैं और जो इनडायरेक्ट हैं वो 5 से 10 हज़ार लोग हैं कि जो कि मैकेनिक्स वगैरह ये इस तरह के लोग हैं। लेकिन जब आप रिक्शा वाले को देखें, बस वाले को देखें, वैन वाले को देखें, टैक्सी वालों को देखें, पुरानी जिनकी गाड़ियां उनको देखें, तो वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, उनके साथ उनके मुसाफिर, उनके साथ मुसाफिरों के अलावा जिनके पास गाड़ियां हैं, प्राइवेट गाड़ियां, उनके घर वाले, वो सब लोग सर्वाइव कर रहे हैं। महंगा पेट्रोल उनको लेके डालना पड़ रहा है, महंगा डीजल उनको लेके डालना पड़ रहा है। तो सर्वाइवल जब इस रिलेट पे जाता है तो पता लगता है कि जी आधी आबादी जो सिंध की है वो इस सीएनजी की बंदिश की वजह से सर्वाइव कर रही है। अच्छा, तुम्हें ये बताएं कि अगर जैसे अब आपके मुज़ाकरात अगर दोबारा नहीं होते हैं और तस्लीम नहीं करते तो क्या ये तमाम ट्रांसपोर्टर जो हैं वो आपके साथ शामिल होकर धरने में शामिल होकर? अगर ये चीज़ हो गई तो पूरा शहर ही बंद हो जाएगा। देखिए हमारी इस दफ़ा भी बात हुई थी, लेकिन इस दफ़ा हमने ट्रांसपोर्ट आज़ाद से कहा था कि इस दफ़ा हमें अपने तौर पे करने दें। अगर मामला नहीं चलता है, मुझे खुद 2 से 3 जो रिक्शा वाले हैं उनकी कॉल आई, रिक्शा एसोसिएशन की तो अलग आई, लेकिन पर्सनली 2 से 3 ने कॉल करके कहा कि सर हम तो अपना रिक्शा लेके आ रहे हैं स्विस सदर्न गैस कंपनी पर और हम आके उसको आग लगा देंगे, हमें रिक्शा चाहिए नहीं। जिस रिक्शा के जरिए हम अपने बच्चों का पेट ना पाल सकें, हम उस रिक्शा को आके आग लगा देंगे। बड़ी मुश्किलों से उनको समझा बुझा के, आपको जैसे पता होगा कि हमारे जो उसमें एक शख्स जो था हमारे एम्प्लॉय था, हमारे एक स्टेशन का, मतलब हमारे एक मेंबर के स्टेशन का, उसने भी खुदकुशी की कोशिश की। उसने बाकायदा एफिडेविट दे दिया कि जी अगर मैं मरा, अगर मेरी जान गई तो इसकी जिम्मेदारी टोटल हमाद अजहर साहब के ऊपर होगी। हमाद अजहर साहब का मसला ये कि वो बाकायदा मजाक समझ रहे थे, इस चीज को मजाक उड़ा रहे थे। वो तो असेंबली में भी कहते हैं 3 दिन गैस चलती रहेगी, वो तो असेंबली के मतलब उन्होंने इस सारे जो गैस के मामलात हैं इसको एक तरह से मजाक समझ लिया है। मुझे सुई गैस के अंदर जो मतलब आप लोगों के जैसे बावसूख जराए होते हैं, इसी तरह हमारे भी बावसूख जराए होते हैं गैस कंपनीज के अंदर इधर उधर, जो कि अंदर की छोटी मोटी खबरें हमें निकाल के बता देते हैं पहले से ही कि भाई ये होने वाला है। मुझे एक शख्स ने ये बात बोली कि जी इस दफा मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि जैसे चल रहा है चलने दो, जो आता है शोर मचाता है मचाने दो, गैस की शॉर्टेज होती है होने दो, लोग आते हैं पथराव करते हैं, जो करते हैं करने दो, खामोश रहो, ना कोई जवाब दो ना कुछ दो, किसी तरीके से जो ना फरवरी तक का टाइम निकालो। अब जब हुकूमत इस हाल पे आके खड़ी हो जाए कि जी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जिस तरह जिस दिन जो एहतजाज करना है करने दो, तो फिर हम बताएं कि फिर आम आदमी जाएगा कहाँ, किस दर पे जाके हम अपना सर पीटें।
जब हुकूमत ने अपने दर बंद कर दिए कि जी जाओ जो हो सकता है कर लो यार। समीर, ये भी तो कहा जाता है जैसे KPK में जो खैबर पख्तूनख्वा में जो कि बल्दियाती इंतखाबात हुए और PTI को वहाँ शिकस्त का सामना रहा, और सामना रहने के बाद उन्होंने अपनी कमेटियाँ तोड़ दी, तो उन्हें उस चीज़ की फिक्र थी। और जो गरीब अवाम अम्माद अदरदाब जो कि वफाकी वजीर हैं, तो क्या उन पर फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको भी सख्ती के साथ हटाया जाता कि आवाम जो कि आवाम करोड़ों रुपए का टैक्स दे रही है, आप उनको भूखा मार रहे हो और अपनी सीटों की फिक्र लगी। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, दो लोगों के बारे में मैंने वाज़ेह तौर पे इस धरने के अंदर बैठ के ये बात कही थी कि दो लोगों को फौरी तौर पर हट जाना चाहिए, या तो खुद वॉलंटियरली हट जाएं या फिर वजीर आजम साहब उनको फौरी तौर पर हटाते हैं। पहले नंबर पर जिनकी डिमांड हमने की थी वो थे MD सदर्न गैस कंपनी इमरान मनियार साहब, क्योंकि जब भी हमने उनसे मीटिंग की कोशिश की, जब भी हमने उनको अप्रोच करने की कोशिश की, उनकी तरफ से जवाब आता है कि जी मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं बेबस हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है, मुझे जैसे मिनिस्ट्री कहती है वैसे मैं ओबे करता हूँ। तो भाई फिर अगर मिनिस्ट्री कहती है और आप ओबे करते हैं, तो फिर एक MD को लाखों रुपए की तनख्वाह के ऊपर सिर्फ ये मैसेज पास ऑन करने के लिए मतलब वो कह रहे हैं कि हमें आगे से कहा जाता है, तो इमरान साहब कह रही है बस वो कहते हैं कि जी मेरा काम है जो ऊपर से आया है उसको नीचे फॉरवर्ड करके उसकी इंप्लीमेंटेशन कराना। तो ये तो कोई भी कर सकता है। इसके लिए लाखों रुपए तनख्वाह के ऊपर और उससे ज्यादा लाखों रुपए की मराद के ऊपर एक शख्स को, एक इंतहाई बेबस शख्स को लाके आपने सदर्न गैस कंपनी के ऊपर बिठा दिया है, और वो भी पैराट्रूपर है। अचानक से कहीं से उड़ते हुए जहाज से आके एकदम से वो जो ना वहां पे बैठ गए। ये नहीं हुआ कि जी वो नीचे से GM से SDM बन के फिर ऊपर आके उन्होंने अपनी एबिलिटी शो करके वो आके बैठे हो। बस कहीं से एक पैराशूट आया, पैराट्रूपर के तौर पे वो आके बैठ गए, यहाँ पे आके बैठ गए। और अगर सिर्फ उन्होंने यही करना है कि यस सर करके ही आगे चलना है, तो बात यह है कि मिनिस्ट्री पर अपने डायरेक्ट लेटर हेड वगैरह, लेटर्स वगैरह सदर्न गैस कंपनी को वहीं रख लें, वहीं से लिख के किसी भी नाम से साइन करके भेज दें। तो आपके अभी जो मीटिंग हुई है, 2 मीटिंग हुई है, तो इसमें इमरान साहब मौजूद थे या इमरान उनकी काबीना मौजूद थी? इमरान साहब की काबीना मौजूद थी। इमरान साहब तो फिर आप उनकी काबीना मौजूद थी, तो फिर आपके क्या मुज़ाकरात कैसे हल होंगे? ये तो मैं आपको इमरान साहब का आंखों देखा हाल, जिसकी के वीडियो फुटेज भी बनी, जिसका के वीडियो प्रूफ भी मौजूद है, मैं आपको उनका अपना आंखों देखा हाल बता रहा हूँ कि ओगरा की हेयरिंग हुई कराची के अंदर PC होटल के अंदर, कि जब ये गैस के रेट्स बढ़ाने से पहले जब ये ओगरा हेयरिंग करती अपनी, तो उसके अंदर इमरान मनियार साहब जब सबकी आर्गुमेंट्स खत्म हो गए तो आके वो डाइस पे खड़े हुए वो जवाब देने लगे। CNG सेक्टर को जुबैर भाई बैठे थे, जुबैर मोतीवाला, उनको जवाब देने लगे उनकी बात के ऊपर। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं था कि कोई MD आके इस तरीके से जवाब दे, लेकिन उन्होंने ये समझा कि शायद ये काम करके मैं बहुत हाईलाइट हो जाऊंगा, खुश कर दूंगा। जैसे उन्होंने डाइस छोड़ा, हमारे एक मेंबर ने खड़े होकर, जो बेचारा पहले ही बहुत परेशान था, उसने खड़े होकर उनसे ये पूछा कि जी आपने आज तक अपनी RLNG की एलोकेशन नहीं कराई, तो आप हमें RLNG कैसे बेच रहे हैं? मनियार साहब को चाहिए था कि वहां खड़े होते, तसल्ली से उसकी बात का जवाब देते। वो बाकायदा जैसे इंसान भागता है कहीं से, वो उस पब्लिक हियरिंग से बाकायदा भागे हैं, भाग के वो फौरन वहां से उस हॉल को छोड़ के गए हैं और छोड़ के सीधा अपनी गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए। मतलब वो बस इतना कहता है, नहीं जाएं जी, मिनिस्ट्री से बात करें, मेरे बस में कुछ है, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। भाई अगर आपके इख्तियार में कुछ नहीं है तो अपना रेजिग्नेशन रखें और जाएं। इनकी तो तनख्वाहों के बारे में ये तक उड़ा हुआ है कि जी कोई है ना, मतलब कोई कहता है कि जी 5 मिलियन इनकी तनख्वाह महीने की, कोई कहता है कि जी 7 मिलियन तनख्वाह इनकी। अब अगर 5 और 7 मिलियन के ऊपर ऐसे बेबस आदमी को लाके बिठाया हुआ है, तो बराए मेहरबानी हम्माद हसन साहब फौरी तौर पर इनसे इस्तीफा लें। और अगर हम्माद हसन साहब से भी ये मिनिस्ट्री नहीं चल रही है, जैसे कि एक बात यह आई कि जी पिछले 6 माह के अंदर तकरीबन 500 अरब रुपए का सर्कुलर डेप्ट का एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। सर्कुलर डेप्ट होता है कि जो आपको कभी ना कभी रिसीव हो जाए, कभी ना कभी कहीं से रिकवर हो जाए, सही ना, जो चल रहा होता है आपके मामलात के अंदर। ये सर्कुलर डेप्ट नहीं, ये बैड डेप्ट है। ये आपको 500 अरब रुपए आप कभी वसूल नहीं होना है। 6 माह के अंदर 500 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ RLNG की मद के अंदर पहुंच चुका है आवाम को। तो मेरे ख्याल से तो हम्माद साहब को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर मिनिस्ट्री नहीं चल रही है तो भी फिलहाल रिजाइन करें इस मिनिस्ट्री से। 28 तारीख से जो आपके मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और आपने बताया कि जब इमरान साहब जो हैं वो आप लोगों से मुलाकात ही नहीं करते या किसी मीटिंग में नहीं होते हैं, और पूरी सदर्न गैस की जो इंतजामी है उसको आगे कर रहे हैं, तो फिर क्या समझ रहे हैं कि आपके मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नजर आ रहे, जो आपके अल्फाजों में तो नजर नहीं आ रहे? आप क्या मुतमईन हैं इनकी बातों से? नहीं, देखें, जिन लोग जो अभी आला हुकाम जो हमारे साथ बैठे थे, इनसे हमारा आज का ताल्लुक नहीं है। पिछले 10-15 साल से हम इनसे मामलात करते हैं, और वो लोग हद इम्कान कोशिश करते हैं कि हमारे मामलात को रिजॉल्व करें। और इस दफे में उन्होंने यकीन दहानी कराई कि यार आप हम पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो, थोड़ा सा हम पे ट्रस्ट करते हुए इसको मौखर करो।
हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको गैस मिल जाए और आपका मामला से हो जाए। मुझे इन्हीं आला हुक्काम में से एक ने ये कहा था कि जब सीएनजी को बंद करने की बात आई तो उन्होंने बैठ के ये कहा एमडी साहब के सामने कि अगर आप सीएनजी सेक्टर को बंद करते हैं तो ये जो 18 सीएफडी आप आरएलएनजी इनको दे रहे हैं, ये आरएलएनजी आपको या तो इंडस्ट्री को देनी पड़ेगी या फिर डोमेस्टिक सेक्टर को देनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से अगर आप डोमेस्टिक सेक्टर को 75 दिन ये आरएलएनजी देते हैं तो तकरीबन 4.5 अरब रुपए, और अगर इंडस्ट्री को देते हैं तो तकरीबन 3.5 अरब रुपए का नुकसान होगा, बजाय सिर्फ इस 18 सीएफडी के ऊपर, जिससे पूरे सिंध के तमाम सीएनजी स्टेशन चल सकते हैं। और ये 4.5 या 3.5 अरब रुपए का जो नुकसान है ये वो बर्दाश्त कर सकते हैं, और वो बर्दाश्त करके एसएसडीसी को पे कर सकते हैं। ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन जो मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर आया वो ये है कि जी बंद कर दो, बंद कर दो, बस बंद कर दो। अच्छा सुमेर, आपने तो ये वफाक की भी बात कर रहे हैं, तो कभी सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से आपकी मुलाकात होती है? और अभी सिंध हुकूमत यहाँ पर सिंध में सिंध हुकूमत ही है, और यकीन तौर पर अपोजिशन भी जो बार बार जो है वो मुजाहरे भी कर रही है, महंगाई के खिलाफ भी कर रही है, मगर सिंध हुकूमत भी कुछ तवज्जो नहीं दे रही। तो अब सिंध हुकूमत का किरदार नहीं बनता कि आप लोगों के हुकूक के लिए, जहाँ वो महंगाई की बात करें तो वही सेक्टर के लिए बात करें? देखिए, किरदार की जहां तक बात है ना, यही किरदार केपीके की गवर्नमेंट का है। केपीके के अंदर सीएनजी स्टेशन बंद करने की बात आई, इंडस्ट्री बंद करने की बात आई, तो फौरी तौर पे वहां की जो असेंबली थी उसने रेजोल्यूशन पास किया। उसने बोला कि नहीं, पहले हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे और फिर बाहर जाने देंगे। सिंध गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पे ये कहे कि जी पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, फिर उसके बाद बाहर जाने देंगे। अब उसके अंदर क्या मजबूरियां हैं, क्या मामला अंदर हैं, ये बातें खुल के कभी कोई सामने आके बताता ही नहीं है कि अगर सिंध गवर्नमेंट इसके खिलाफ नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो गैस का जो मसला है ये सिंध गवर्नमेंट का इशू नहीं है, मसला तो ये फेडरल गवर्नमेंट का है, फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज का इशू है, वहां से ही पूरे मुल्क ने मगर सभी कहा जा रहा है वफाक से तो जो सिंध हुकूमत है वो फंड तो लेती है ना सीएनजी गैस की मद में, क्योंकि गैस की मद में तो पैसे ले रही है, जब ले रही है तो फिर ये तो वफाक और सिंध का मसला फिर आ गया ना, तो आवाम क्यों पिस रही है? जी, रॉयल्टी की मद में मिलता है, लेकिन रॉयल्टी की मद में उन्हीं इलाकों को मिलता है कि जहां से गैस निकल रही है, लेकिन कुछ इलाके तो ऐसे तो गैस निकल रही है। जी जी, यही ये कहते हैं कि 2010 से पहले आर्टिकल 158 बी के ऊपर इतना 18वीं तरमीम से पहले इतना अमल दरामद नहीं होता था, तो उससे पहले इन्होंने बहुत सारी जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं और आईपीपीज हैं उनको डायरेक्ट जो फील्ड से गैस निकल रही है वहीं से एलोकेट कर दी है। तो वो कभी सुसर्जन गैस कंपनी के नेटवर्क में आई नहीं है, सिस्टम में आई नहीं है, वो सिस्टम में नहीं आई है, इसलिए उनकी गैस काटी ही नहीं जा रही। मैं कहता हूं भाई आप उनकी भी गैस काटें, उनको अगर 100 दे रहे हैं तो 100 की जगह सर्दियों में 25 करें। अब जैसे हर साल एटीए होता है हर कंपनी का फर्टिलाइजर का, और वो एटीए जो एनुअल टर्न अराउंड अपना करते हैं ये मेंटेनेंस वगैरह के लिए, वो यूजुअली वो विंटर के अंदर करते हैं, जनवरी और दिसंबर और जनवरी के दरमियान। इस साल उन्होंने वो भी नहीं किया। कमाल बात ये है कि जी हमने अभी 3 दिन पहले सुना कि जी खाद की मद में फॉरवर्ड सब्सिडी दी जा रही है। सही ना, एक तरफ आप हर जगह से सब्सिडी खत्म कर रहे हैं और अब आप खाद की मद में सब्सिडी दे रहे हैं। चले ठीक है, अच्छी बात है, दें, हमारे किसान डिजर्व करता है कि उसको जो है ना सब्सिडी मिले और उसको मिलनी चाहिए, लेकिन वो सब्सिडी किसान को नहीं दी, वो सब्सिडी सीधी उठा के दे दी फर्टिलाइजर कंपनी को कि वो कमाए, और वो जो बैग है वो वही 2400-2600 रुपए का बिक रहा है जो पहले बिक रहा था। तो सब्सिडी कहाँ गई, कहाँ वैनिश हो गई, ये कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा तब ये बताएं कि चले, ये तो गैस से बात हो रही है, अब हम करते हैं थोड़ी सी पेट्रोल के ऊपर बात, कि पेट्रोल की कीमतों में बड़ा इजाफा हो रहा है, क्योंकि डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा 177 से अब 178 रुपये का तकरीबन डॉलर हो गया है। वो कहा जाए कि जैसे ही डॉलर की कीमतों में इजाफा होता है तो महंगाई में भी इजाफा होता है, तो आपका भी इसी सेक्टर से ताल्लुक है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए 178 रुपए तो ये इंटर बैंक का रेट है जो क्लोज हुआ है, वैसे तो मार्केट के अंदर 180 रुपए भी क्रॉस कर चुका है डॉलर जो है। जहां तक पेट्रोल का मामला है, पेट्रोल का इशू जो है वो बहुत गंभीर हो चुका है। अभी जैसे कल एक खबर आई कि जेट फ्यूल जो इस्तेमाल होता है, जेट फ्यूल जो है जहाजों के लिए और इसके लिए होता है, इसका एक इतना होना चाहिए कि जो आपके फौज वगैरह को, या अल्लाह न करे आपके ऊपर कोई अनहोनी हो जाए, कोई जल्जला कुछ हो जाए, तो इतना होना चाहिए कि उन हालात के अंदर आप सरवाइव कर सके। कह रहे हैं कि वो जो हमारा जो जितना मौजूदा जो स्टॉक था वो भी कम होना शुरू हो गया है। ये भी नाअहली, इसको आप क्या कहेंगे? नाअहली नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आपको बार बार जो है उसके ऊपर डेफर पेमेंट के ऊपर सऊदीया से मिलता है,
कहाँ जाता है, किस मद में जाता है, उसका पैसा कहाँ जाता है, कुछ पता नहीं लगता। पेट्रोल का तो अभी भी जो है, पेट्रोल के प्राइसेस नीचे आ जाएं, बहुत आराम से आ जाएं, सिर्फ और सिर्फ डॉलर को कंट्रोल कर लें, डॉलर को 150, 140, 45 के ऊपर ले आए, यहाँ से बहुत हद तक कमी आ जाएगी, इसमें भी आएगी और सीएनजी की कीमतों के अंदर भी कमी आएगी। मगर समीर, अभी जैसे कि अभी ग्रीन बस लाइन का जो ने इब्तदा किया और आज चली भी है, जी। तो फिर ये भी सीएनजी के ऊपर चल रही है, तो क्या अब ये इसको ग्रीन बस को क्या 3 महीने तक खड़ी करनी पड़ेगी या उनके लिए कोई खुसूसी तौर पर सीएनजी पंप खोला जाएगा? नहीं लगता ही है कि उनके लिए कोई खुसूसी तौर पे पंप खोला जाएगा, और उसमें भी किसी ना किसी को नवाजा ही जाएगा। मतलब कोई ना कोई जो नूरे नजर होगा इंसान, उसी को नवाजा जाएगा, ताकि वो जो ना आराम से बैठ के, भले पूरे सिंध के सीएनजी स्टेशन चले ना चले, वो अकेला बैठ के सुकून से कमा रहा हो और उसको किसी किस्म की परवाह ना हो। देखो, ग्रीन बसें जब चलेंगी और सीएनजी का मसला आ जाएगा तो फिर तो आवाम तो खड़ी हो जाएगी ना कि देखिए आप गाड़ी ग्रीन बस शुरू की और सीएनजी नहीं है, तो कोई ना कोई मसला तो पैदा हो, फिर इसमें तो तीन हुकूमत बड़ी तनकीद का निशाना बनाएगी। देखिए, पहले ये समझें कि सीएनजी एक इशू है। पहले गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध की गवर्नमेंट ये चीज रियलाइज कर ले कि सीएनजी अवेलेबल ना होना एक इशू है। इन्होंने असल में बिल्कुल इस चीज को नॉन इशू समझ लिया कि यार सीएनजी ना मिले, सीएनजी स्टेशन बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मसला नहीं है। आज ये बैठ के बातें करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे जाने की। मैं आपको बताऊं कि मैंने पूरा का पूरा इसके ऊपर स्ट्रेटेजिकली पूरी रिपोर्ट तैयार की है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मीडिया के लोगों से शेयर भी करूंगा। ये पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर ईवी गाड़ियों की रिचार्जिंग वगैरह। कम से कम अगर से मैं कराची की बात करूं तो जो एक डिस्पेंसिंग यूनिट होता है, जो चार्जिंग यूनिट होता है, जिसमें एक वक्त के अंदर एक गाड़ी तकरीबन 25 मिनट के अंदर चार्ज होती है, वो अगर 1000 पूरे कराची के अंदर लगा दी जाए तो कराची के अंदर एक कम से कम 500 मेगावाट की बिजली और दरकार है। बिजली का पहले मसले मसाइल चलते हैं, फिर ये 500 मेगावाट बिजली और आएगी कहां से, और जिस स्टेशन पे लगेगी वहां कम से कम 300 से लेकर 500 किलोवाट की एक पीएमटी सिर्फ एक चार्जिंग यूनिट के लिए चाहिए। अच्छा सुनो, ये तो बात कर रहे थे हम गैस की पर, एक काम करते हैं बात महंगाई पर। चलो, गैस की भी बात हो रही है, बिजली की बात हो रही है, अभी महंगाई में मजीद इजाफा होता जा रहा है, तो अब आवाम का क्या हाल होगा? आवाम का क्या, मैं अगर अपनी बात करूं, अपने घर की बात करूं, तो जो राशन समझ लें कि पिछले 3-4 साल पहले तक अगर हम जाते थे, मैं अपनी वालदा के साथ जाता था, मार्केट चले गए, जाके लेके आ गए, जो चीज 25-30 हजार रुपए के अंदर पूरे महीने का पूरा घर का खाना पीने का सब चीजों का आ जाता था, आज पता लगता है कि जो 70-75 हजार रुपए क्रॉस कर चुका है। बिजली का बिल जो 12-15 हजार रुपए से ज्यादा नहीं आता था, वो इस वक्त 35 हजार रुपए के करीब आ रहा है। तो ये तो चले हम जैसे कि जो थोड़े से अपर मिडिल क्लास है उनका हाल है, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उसको तो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया इस गवर्नमेंट ने, मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद। दूध 150 रुपए लीटर, ये कहते हैं कि जी 90 रुपए मिलेगा, मुझे बता दें कहाँ मिलता है 90 रुपए लीटर, हम भी ले लेंगे जाके। ये कहते हैं कि जी आलू जो है वो 20 रुपए किलो मिल रहा है, कोई भी मिनिस्टर आके कह देता है भाई हमें भी बता दें कहाँ से मिल रहा है, हम भी जाके ले लेंगे। गोश्त का पूछो, जिस चीज का पूछो, इनके पास एक तो अदाद शुमार होते ही नहीं है। अदाद शुमार इसलिए नहीं होते कि ये मार्केट घर से निकल के मार्केट्स के नया और चेक करें तो फिर होता है। अच्छा, फिर इनका जो फोकस होता है वो होता है जो आम रेडी बान है, वो ये आम रेडी बान क्या कर रहा होता है, 5-10 रुपए किसी चीज के ऊपर किलो के ऊपर रख के अपना ले रहा होता है, उसको भी तो अपना घर बार चलाना है। ये लोग ये जाके चेक नहीं करते कि भाई आखिर जो सब्जी मंडियां या जो थोक बाजार है वहां पे जो इतनी कीमतें हर चीज की बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं। तो ये तो समीर कमिश्नर कराची का काम है ना कि जो कीमतें बढ़ रही हैं वो छापे मारें और उसके बाद उनके खिलाफ नोटिस दें। ये तो वफाक का नहीं, हुकूमत का काम है, तो कमिश्नर कराची का। तो ये जो कीमतें बढ़ रही हैं तो कमिश्नर कराची। और ये बताएं ये किसका काम है कि जी पहले कहना कि जी हमने बम्पर क्रॉप की है, चीनी हमारे वाफिर मिकदार में मौजूद है, वीट हमारे यहाँ वाफिर मिकदार में मौजूद है, फिर पता लगता है कि जी वो वीट हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, फिर आता है अचानक से फतवा कि जी वो तो हमारे यहाँ गंदम शॉर्ट हो गई, वो हमारे यहाँ जो चीनी है वो शॉर्ट हो गई, अब दोबारा मंगाओ, जो चीज 100 रुपए की बेची थी वो 300 रुपए की वापस मंगा रहे हैं। ये किसका काम है? इन लोगों से कौन पूछेगा? कमिश्नर साहब तो जाके जो छोटे मोटे रेडीबान और इनसे तो पूछ सकते हैं, लेकिन जो ये 300 रुपए 300 अरब 400 अरब रुपए के अचानक से बीच में स्कैम खड़े हो रहे, मतलब ये स्कैम तो पहले गवर्नमेंट्स के अंदर पूरी टेन्योर के अंदर कोई एक आध सुनने को मिलता था कि जी कोई 200 अरब का वो हो गया, कोई 300 अरब रुपए का स्कैम हो गया। इस गवर्नमेंट में तो माशाल्लाह से तकरीबन हर तीसरे चौथे
महीने ही सुनने को मिलता है कि जी चीनी के अंदर 500 अरब रुपए गायब हो गए, एलएनजी के अंदर 600 अरब रुपए गायब हो गए, फलानी मद के अंदर 1000 अरब गायब हो गए। मुझे तो ये तो अरबों का खेल ही समझ में नहीं आ रहा अब तो। समीर, जो आपने सुना होगा जब इलेक्शन हुए थे गुज़िश्ता 3 साल पहले, तो एक नारा लगा था कि तब्दीली का नारा था कि तब्दीली के नारे में ना महंगाई होगी और एक नया पाकिस्तान आपके सामने आएगा। तो क्या तब्दीली में नया पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, कुछ तो बताएं। तब्दीली ने तो भाई हमें तो रुला दिया मुकम्मल तौर पे। हमें क्या पूरे अच्छा, पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान को, ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन को तो खास कर तौर पे, और पूरे पाकिस्तान को ही अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान की आवाम को रुला दिया, जिसका नतीजा अभी आपने केपीके के बल्दियाती इलेक्शन में तो देख लिया कि किस तरीके से वहां के जो बल्दियाती इलेक्शन जब हुए। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो तकरीबन जो 9 या 10 के करीब जो इलेक्शंस हुए हैं मुख्तलिफ सीटों के ऊपर, जिनमें एमएनए एमपीएस वगैरह का इंतकाल हो गया था या कुछ मामला हुए थे, उनमें से देख लें कोई एक भी जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठी हुई पार्टी है वो एक ही सीट जीत सकी, बाकी तमाम सीट्स जो हैं वो उनके तो मुखालिफ। उसकी क्या वजह है कि ये सब चीजें जो है वो सिर्फ महंगाई नजर आ रही है? सबसे बड़ी वजह इस वक्त जो इस मुल्क का सबसे बड़ा और देरीना मसला हो गया है वो हो गया महंगाई, करप्शन और ये सब चीजें, ये सब अब बाद की बातें हो गई हैं। करप्शन से अगर मेरी पर्सनल जात के ऊपर असर नहीं पड़ रहा था तो एक गरीब आदमी की जात पर असर नहीं पड़ रहा था तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये ठीक है, ये नैब का काम है, एंटी करप्शन का काम है, वो देखे कि कौन करप्शन कर रहा है, लेकिन अगर एक आम आदमी के पॉकेट के ऊपर उसका असर नहीं पड़ रहा था तो वो इस चीज को बॉदर नहीं करता था। लेकिन अब जाके ये कहते हैं ये तो करप्शन फ्री है, ये तो ईमानदार लोगों की हुकूमत है ना। ईमानदार लोगों की हुकूमत होते हुए ये तो डायरेक्ट लोगों की पर्सनल पॉकेट तक पहुंच गए और वो जेबें खाली कर दी हैं। अच्छा, खुदकुशी का रुझान देखें, मतलब देख के खौफ आने लगा है जो वीडियोस और जो चीजें सामने आती हैं। अभी आपको पता लगा थोड़े दिन पहले लकी मॉल के अंदर एक शख्स से जो ना बेजार आके इन्हीं मामला के रोजी रिज़्क के मामले के ऊपर बेजार आके खुदकुशी कर लिया। हालांकि मतलब इंसान को कम से कम अल्लाह पे थोड़ा सा यकीन मौक़िफ़ रखना चाहिए कि किसी किस्म का भी कि अगर परेशानी आई तो उसके बाद मामला हल भी हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो शख्स इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसको और कोई रास्ता ही नहीं दिखा। इसके अलावा भी आप देखें कि एक शख्स ने अपने बच्ची को जो है ना कचरादान के अंदर फेंक दिया। किस किस किस्म के वाकयात आ रहे हैं सुनने में। बैठ के हमारे वजीर आजम साहब हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर की मिसालें देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वही हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है रातों को खुद अकेले घूमते थे और घूम के एक एक घर में सुनते थे कि किसकी क्या परेशानी, किसका क्या मामला होगा। अच्छा सुमित, ये बताएं कि अभी चलन तो ये बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, चोरी और डकैतियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, गाड़ियां छीनी जा रही है, तो उस बारे में क्या कहोगे? चोरी, वही महंगाई, बेरोजगारी, जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी आप देख लें स्टैटिकली यही होता है कि जी जितनी बेरोजगारी बढ़ती जाती है, जितनी महंगाई बढ़ती जाती है, उतना ही क्राइम रेशियो बढ़ता चला जाता है, उतना ही क्राइम बढ़ता चला जाता है। क्योंकि लोगों को कोई शख्स अगर एक दफा मजबूरी में आके किसी से मोबाइल छीन ले या गाड़ी छीन ले, बस उसको तो फिर एक वो हो जाता है ना कि ये तो बहुत आसान सा काम हो गया और मैं मतलब अपने घर पे 10-15 हज़ार रुपए जो ले जा सक रहा हूँ, ये तो सिर्फ मैंने किसी को एक पिस्टल दिखाया, उससे मोबाइल लिया, मोबाइल ले जाके बेचा, बेच के मैंने 15,000 रुपए जेब में डाला और अपने घर ले गया। एक दफा वो शुरू होता है तो फिर वो तो रुकने का नाम नहीं लेता। लेकिन बुनियादी वजह बेरोजगारी और महंगाई। अच्छा तुम्हें ये बताएं कि अगर आप लोगों ने जो 28 तारीख को मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और अगर वो मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो ये आपका धरना या हड़ताल सिर्फ कराची तक रहेगा या फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर आप लोगों की आवाज गूंजेगी? इस दफा मैं आपको एक बात बता दूंगा, इस दफा ये कराची तक महदूद नहीं रहेगा। हमारा इरादा इस दफा ये है कि अगर ये मामला रिजॉल्व नहीं हुए तो ये धरना वहीं लगेगा जहां पे वजीर आजम साहब ने लगाया था अपना धरना 2014 के अंदर, यानी कि डी चौक के ऊपर। और उसके अंदर नुमाइंदगी होगी, सिर्फ सिंध की नहीं होगी, पंजाब की भी नुमाइंदगी होगी पूरी भरपूर, केपीके से भी नुमाइंदगी होगी और बलूचिस्तान से भी। चारों सूबों से जितने भी सीएनजी स्टेशन के मालकान है, अमला है, वो सब आके वहां पे फिर डी चौक के ऊपर ही धरना देगा। कहीं ऐसा ना कि आपको कोई लॉलीपॉप मिल जाए और आप अपना धरना खत्म कर दो, तो अब ऐसा होगा? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। लॉलीपॉप यही होगा कि फिर है ना प्रॉपर तरीके से जब तक गैस की सप्लाई बहाल नहीं होती या हमें कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया जाता कि हमारा काम चले, या तो बाहर से आप जो प्राइवेट आरएलएनजी आ रही है उसके रास्ते में जो आपने रोड अटकाए हैं वो खत्म कर दें, प्राइवेट आरएलएनजी आने दें, फिर प्राइवेट आरएलएनजी सप्लायर जाने और हम जाने, हम अपना स्टेशन चलाते रहेंगे। या तो हमारी मुकम्मल तौर पर स्विट्जरलैंड गैस कंपनी से जान छुड़वाएं, मुकम्मल तौर पे किसी जो प्राइवेट सेक्टर्स में आना चाहता है उसको आने दें और आके काम करने दें।
हम मजीद स्विस सदर्न गैस कंपनी के साथ काम करने के लिए भी अच्छा तैयार तमीर, अगर आप लोगों ने धरना दिया, हड़तालें की और अगर आप लोग की गिरफ्तारियां हुई तो फिर आप क्या गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो? कोई बात नहीं है रफीक भाई, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि रात को खाना ले आइएगा हमारे लिए, और क्या, बस इतनी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसे आपसे एक भाइयों वाला ताल्लुक है, आपसे भी ये चाहेंगे कि आप खाना वाना लेके हमारे लिए भी आ जाइएगा जेल के अंदर। हमारे साथ मौजूद थे ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन कोऑर्डिनेटर सिंध यानी कि सिंध जोन के समीर नजमुल हसन साहब, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है क्योंकि जो है गैस का मसला चल रहा है, गैस की किल्लत है, कई घर जो है इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, खाना नहीं पक रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, बल्कि जो लोग कारोबार की तरफ जाते हैं तो बेचारे भूखे जाते हैं, और जब शाम को वापस लौटते हैं तो घर में गैस नहीं होती। और जब बात की जाए ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन की, और जब तमाम सीएनजी की स्टेशन बंद होंगे और उन्हें गैस नहीं मिलेगी, जब ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा, और जब ट्रांसपोर्ट बंद होगा तो लाखों अफराद के घर जो है वो चूल्हा बंद हो जाएगा और बेरोजगार होंगे। और इसके जिम्मेदार कौन होगा? यकीन तौर पर वफाकी और सिंध हुकूमत, जो लाखों अरबों रुपए का टैक्स इनसे वसूल करते हैं, और जब इनको हुकूक नहीं देंगे तो यकीन तौर पर मुश्किलात सामने होगी। अहवाल शहर से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।